दृष्टि। गोवा में चल रही एससीओ की बैठक में आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई। इस दौरान जयशंकर ने दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार किया, जिसके बाद भुट्टो ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया। तो इस दौरान बिलावल ने आतंकवाद पर कहा कि हम सबको मिलकर लड़ना होगा। तो वहीं मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बताया और ये कहा कि इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद से हर रूप में लड़ना और उसे हर हाल में रोकना होगा। सीमा पार आतंकवाद को भी रोकना जरूरी है। आतंकवाद से लड़ाई एससीओ के वास्तविक लक्ष्यों में से एक है। तो देखिए, मुलाकात के बाद फिर चर्चा में आया आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, ऐसा एस जयशंकर ने कहा। तो हम सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। Our collective decisions will surely have a global impact. Excellencies, while the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without. तो देखिए, आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। एस जयशंकर ने कहा हम सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। एससीओ बैठक में भारत पाक विदेश मंत्री की ये अहम मुलाकात हुई, जिसके अंदर मुलाकात के बाद फिर चर्चा में आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर से उठा। आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, एस जयशंकर ने ऐसा कहा। उसके बाद हम सबको साथ मिलकर लड़ना होगा, ऐसा भुट्टो ने कहा। तो देखिए, एससीओ बैठक में भारत पाक विदेश मंत्री की ये अहम मुलाकात हुई, जिसके अंदर एक बार फिर से चर्चा में उठा ये आतंकवाद का मुद्दा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे राजीव। देखिए, इस अहम बैठक में भारत पाक विदेश मंत्री की मुलाकात हुई और देखिए एक बार फिर से आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर से उठा और साथ मिलकर लड़ना होगा दोनों देशों को। तो किस तरह की और जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल, इस समय गोवा में 2 दिवसीय बैठक चल रही है। संघीय सहयोग संगठन देशों के विदेश मंत्री इसमें शामिल हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी मौजूद हैं और आज श्री भारत अध्यक्षता कर रहा है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पे कहा कि आतंकवाद एक बड़ा समस्या है पूरी दुनिया के लिए और मिलकर के हमको लड़ना होगा। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि सरहद पार से जो बॉर्डर इलाके से जो आतंकी गतिविधि जारी है और जो फंडिंग हो रही है, टेरर फंडिंग हो रही है, यह ठीक नहीं है। तो सीधे तौर पे देखा जाए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी निशाने पे लिया। उसके बाद जो बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि हम लोग को साथ मिलकर के लड़ना होगा, लेकिन आतंकवाद को भारत हथियार न बनाए। तो उन्होंने 2 बात कहा कि भारत आतंकवाद को हथियार न बनाए और हम लोग को साथ मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो तलखी थी, उम्मीद थी कि इस बैठक में तलखी दूर होगी, लेकिन कहीं न कहीं आतंकवाद के मुद्दे पर जो भारत लगातार हर मीटिंग में इस बात को लेकर भारत कहता है कि हम लोग को साथ मिलकर के आतंकवाद से लड़ना होगा। जो भी देश इसको सहयोग कर रहे हैं वो सहयोग बंद करें, लेकिन आज वो तलखी देखने को मिली है। तो आने वाले समय में किस तरह से पाकिस्तान साथ मिलकर लड़ता है देखना होगा। और इसी दौरान देखा गया कि अभी देखिए जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में आतंकी हमला भी हुआ है, जिसमें जवान शहीद हो गए हैं। तो तमाम तरह की घटनाक्रम आ रही है, लेकिन आज जो बैठक हो रही है, माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कुछ न कुछ नया होगा। राजीव, देखिए हर बार इस तरह की बैठक आयोजित की जाती है। देखिए, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर हर बार ये मुद्दा उठता है, लेकिन जिस तरह से आतंकवाद बढ़ता जा रहा है उस पर अंकुश लगाने की बहुत आवश्यकता है। और इस मुलाकात से, इस चर्चा से जो आज एक बार फिर से आतंकवाद का मुद्दा उठा है, इसके बाद ही क्या कहा जा सकता है? जो एस जयशंकर और भुट्टो की जो मुलाकात हुई है, इस चर्चे को लेकर, इस अहम मुद्दे को लेकर, क्या इस पर अंकुश लगेगा आतंकवाद को लेकर? देखिए, आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए भारत लगातार प्रयासरत है और हर बार जब भी वैश्विक मंच में भारत के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री बैठते हैं तो आतंकवाद एक बड़ा
मुद्दा होता है और हर बार भारत की तरफ से कहा जाता है, चाहे यूएन में बैठक हो रहा हो या ऐसे भारतीय विश्व मंच पे तमाम देशों की जो बैठक होती है उसमें भी आतंकवाद को भारत बड़ा मुद्दा मानता है और सभी देशों से अपील करता है कि हम लोग को साथ मिलकर के लड़ना होगा। आतंकवाद दुनिया के लिए चुनौती है, मानवता के लिए चुनौती है और यही बात आज विदेश मंत्री ने कहा। आज की बैठक में जो संघीय सहयोग संगठन देशों की जो बैठक हो रही है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय में दुनिया के लिए चुनौती है, मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है आतंकवाद है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है क्योंकि जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। देखिए, एक बार फिर से इस चर्चा के अंदर आतंकवाद का मुद्दा उठा, जिसको लेकर अहम बैठक हुई, भारत पाक विदेश मंत्री की अहम मुलाकात, और अब फिर से आतंकवाद को रोकने के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए देखिए चर्चा हुई आज। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लव जिहाद पर आधारित फिल्म द केरला स्टोरी आज रिलीज हो चुकी है, लेकिन इस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मुस्लिम संगठन फिल्म को झूठ पर आधारित बता रहे हैं, तो वहीं हिंदू संगठन फिल्म को देखने की अपील कर रहे हैं। फिल्म को लेकर सियासी दिग्गज भी बयानबाजी कर रहे हैं, तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो वहीं अब केरल हाईकोर्ट ने फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस एन नगरेश और जस्टिस सोफी थॉमस की बेंच ने इस याचिका को खारिज किया। तो सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट रिलीज और बैन की मांग वाली याचिकाएं पहले ही खारिज कर चुका है। इस फिल्म पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से लेकर शशि थरूर तक ने सवाल खड़े कर दिए। द केरला स्टोरी पर बैन लगाने की मांग को लेकर अब मद्रास हाईकोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि फिल्म के रिलीज होने से देश में धार्मिक सद्भाव और सार्वजनिक शांति भंग हो जाएगी। इसे जस्टिस एडी जगदीश चंद्रा और जस्टिस सी सरवनन की वैकेशन बेंच ने भी खारिज कर दिया था। जिस तरह से द केरल स्टोरी को लेके विवाद जारी है, तो आज रिलीज हो गई और इस बीच विवाद भी जारी है। द केरल स्टोरी इस्लाम के खिलाफ नहीं, ISIS पर केरल हाईकोर्ट का फिल्म पर रोक से इनकार। देखिए, आज रिलीज हो चुकी है, लगातार इस पे सियासत गर्म थी, बयानबाजियों का दौर जारी था। तो द केरल स्टोरी इस्लाम के खिलाफ नहीं, ISIS पर केरल हाईकोर्ट का फिल्म पर रोक से इनकार हुआ है। और प्रोड्यूसर की दलील 32,000 नहीं, 3 महिलाओं की कहानी। तो एक तरफ जहां ये याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं, तो वहीं ऐसा पहले कहा जा रहा था रिलीज होने से पहले कि देश में धार्मिक सद्भाव और सार्वजनिक शांति भंग हो जाएगी इस फिल्म के रिलीज होने पर। तो आपको बता दें, जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स जब ये मूवी आई थी, उसको लेके भी सियासी बयानबाजी जारी थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, बैन करने की मांग की जा रही थी। अब एक बार फिर से द केरल स्टोरी करके एक फिल्म आई है, जिस पर बैन लगाने की मांग को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। तो फिल्म का ट्रेलर 26 अप्रैल को रिलीज हुआ, उसके बाद से ही ये सियासी संग्राम शुरू हो गया। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही बयानबाजी लगातार जारी थी। और अब फिल्म लव जिहाद और आतंकवाद पर आधारित है। तो एक तरफ जहां हिंदू संगठन इसको रिलीज करने की मांग उठा रहा है, तो वहीं मुस्लिम संगठन इसको बैन करने की मांग उठा रहा है। प्यार, विश्वास, आतंकवाद तक का सफर इस द केरल स्टोरी ने तय किया। तो दूसरी ओर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद भी फिल्म द केरला स्टोरी पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वे प्रदेश में होने वाले किसी भी लव जिहाद की घटनाओं के खिलाफ कदम उठाएं। जो लोग शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। चाहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा काम, अपनी प्रतिभाओं को सम्मानित करने का मतलब केवल व्यक्तियों को सम्मानित करना नहीं होता है, बल्कि जो वो जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उसका जो महत्व है वो उजागर होता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो नए बच्चियां और बच्चे हैं जो इन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा है, उनके लिए ये बड़ा भारी प्रेरणा का स्रोत बनता है। लेकिन हमारे दिमाग में ये साफ होना चाहिए कि हमारे यहाँ साहित्य, कला या जितने भी ललित कलाएं, ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, इनका एक दिव्य रूप है, उसकी अभिव्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए।
तो देखिए लगातार द केरल स्टोरी को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और जिस तरह के बयानबाजी हो रही है, सियासी संग्राम जारी है, उसी बीच अब वहीं फिल्म को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये समाज को जागरूक करने वाली फिल्म है जिसमें कि सनातन धर्मियों के प्रति किस तरीके से कुछ एक विशेष वर्ग के लोग उनको भड़का करके, खास करके उनकी बच्चियों को भड़का करके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और जिससे जो है सनातन धर्मियों की आबादी कम हो जाए। और ये सारी एक इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है जिसे हमें देखना चाहिए और अपने परिवारजनों को, अपने आत्मीयजनों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, जिससे इन घटनाओं से वो लोग सावधान रह सके और भविष्य में इस तरह की साजिशें कामयाब ना हो सके। हम लोग मेनली ये स्टोरी देखने के लिए आए कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि हमारा यूथ इस तरह से पागल हो जाता है, अपने ही धर्म के प्रति हम विद्रोह कर देते हैं। तो ऐसा क्या है, और ये मुझे लगता है पूरे देश को देखना चाहिए, स्पेशली माता पिता को, अपने हर बच्चे को, टीनेज वाले को दिखाना चाहिए कि वो समझे कि हमें किस तरह से बरगलाया जा रहा है। देखो, मूवी तो सबसे पहली चीज रियलिटी पे बेस्ड है, तो उसको मूवी कहेंगे नहीं, बायोग्राफी है। उसमें अब देखेंगे, देखने के बाद जो भी होगा वो अपना रिव्यू दिया जाएगा। अभी तो देखने जा रहे हैं। अच्छा, क्या ट्रेलर देखा आपने इसका? हाँ, ट्रेलर देखा। क्या कैसा लगा? ट्रेलर में सच्चाई दिखी और क्या दिखा। लव जिहाद को इसमें बढ़ावा दिया। बिल्कुल लव जिहाद को, बिल्कुल जायज सी बात है। 32,000 लड़कियां अगर कहीं से गायब हो जाती हैं, जायज सी बात है लव जिहाद। देखिए, वे फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर लगातार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का भी बयान सामने आया है और अब जो आम जन है उनकी प्रतिक्रिया आई है। लोग कह रहे हैं कि हम पहले देखेंगे, और ये सबसे बड़ी बात, अभी आपने प्रतिक्रिया सुनी आम जन की। उन्होंने कहा कि ये रियलिटी बेस्ड स्टोरी है, तो इसे हम मूवी कहें ये गलत होगा, इसे बायोग्राफी कहें। देखिए, लगातार ऐसी घटनाओं के खिलाफ कदम उठाए सरकार, ऐसा फिल्म द केरला स्टोरी पर प्रतिक्रिया आई है सामने। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का ये बयान सामने आया है। लगातार सियासी संग्राम जारी है द केरला स्टोरी को लेके, ऐसी घटनाओं के खिलाफ कदम उठाए सरकार। अलग अलग मांगे हो रही हैं, चाहे वो हिंदू संगठन हो, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो। तो लगातार द केरला स्टोरी पर बयानबाजी जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, सियासी संग्राम जारी है इस द केरला स्टोरी पर। जिस तरह से बीते वक्त पहले द कश्मीर फाइल्स पे ये सियासी संग्राम जारी था, उसके बाद अब ये द केरला स्टोरी पे ये सियासी संग्राम जारी है। और हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए इस खबर पर लाइव जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता प्राची सैनी। प्राची, देखिए, लगातार द केरला स्टोरी को लेके लगातार बयानबाजियां जारी हैं। चूंकि आप ग्राउंड से सब कुछ आपने प्रतिक्रिया भी ली थी, प्रतिक्रिया किस तरह की आ रही है जनता से, आमजन से? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, आज ये मूवी रिलीज़ हुई है द केरला स्टोरी, और अभी हम लोग मौजूद है सनी ट्रेड्स में, जहाँ पे जो मूवी है वो चल रही है। और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, कुछ लोग इस मूवी को देखने में हिचक रहे हैं, तो कुछ लोग आगे बढ़कर इस मूवी को देखने यहाँ पे पहुँचे हैं। वहीं अगर मैं बात करना चाहूँ ये मूवी की, तो ये जो मूवी है ये 2014 का जो रियल इंसिडेंट है ये उस पर बेस्ड है। जी प्राची, तो जी फिलहाल प्राची, क्या कुछ जानकारी, आप सनी ट्रेड में मौजूद सिनेमा हॉल में रिलीज आज हो चुकी है द केरला स्टोरी, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, इस बारे में कुछ जानकारी, लोगों से बातचीत हो पाई? प्राची, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो लोगों की प्रतिक्रिया, लोगों का जो रिस्पॉन्स है मूवी के, लोगों का जो रिस्पॉन्स है मूवी को लेकर वो यहाँ पे पॉजिटिव है। कुछ लोग, मैं ये भी कहना चाहूँगी, कुछ लोग इस मूवी को देखने से कतरा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आज ही मूवी रिलीज़ हुई है तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई विवाद हो जाए जो सिनेमा हॉल से, वहाँ पे कहीं ऐसा ना हो कि किसी पॉलिटिकल एजेंडा को बढ़ावा दे दिया जाए, इसीलिए कुछ लोग इस चीज़ से कतरा भी रहे। लेकिन ये जो एक मूवी है ये रियल स्टोरी बेस्ड है, जैसे कि द कश्मीर फाइल्स पहले रिलीज़ हुई थी, उसी तरीके से ये जो मूवी है ये रियल स्टोरी बेस्ड है। तो लोगों का जो उत्साह
है इसको देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा है। और आज फर्स्ट डे है, लेकिन इतने सारे जो पहले जो भी सारे विवाद इस मूवी को लेकर हुए, उसके बावजूद भी अभी हम लोग अगर देखें तो लगभग सिर्फ 20 से 30% जो सीट्स है वो खाली, 70% जो सीट्स हैं अंदर की, हम लोग सिनेमा हॉल का जायज़ा करके आए, वहाँ पे 70% जो सीट्स हैं वो भरी हुई है। और मैं ये कहना चाहूँगी ये बहुत अच्छा नंबर तो नहीं है, लेकिन उतना बुरा नंबर नहीं है जितना हम लोग अपेक्षा कर रहे थे, जितना हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि इसको लेके बहुत सी टिप्पणियां की जा रही थी। ऐसा बोला जा रहा था कि इस मूवी को देखने कोई नहीं जाएगा क्योंकि एक रियल इंसिडेंट बेस्ड है और ये पॉलिटिकल एजेंडा भी कहीं ना कहीं इस पे बनता जा रहा है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ केरला सरकार की, और जो लव जिहाद वाली जो चीज़ें हैं वो इसमें ज़बरदस्ती लाई जा रही है, जबकि जो इस फिल्म के जो डायरेक्टर्स हैं और जो एक्टर्स हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो मूवी है इनको अपनी पॉलिटिकल एजेंडा से अलग रखा जाए, क्योंकि ये जो मूवी है ये स्पेशली सोशल इशू के लिए बनाई गई है, एक उस घटना के लिए बनाई गई है जो 2014 में घटित हुई थी। और ख़ास तौर पर ये जो मूवी है इसको सामाजिक तौर पर ही देखा जाए, ना कि इसको किसी पॉलिटिकल एजेंडा के बेसिस पे या लव जिहाद के बेसिस पे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लोगों का रिस्पॉन्स है, स्पेशली जो महिलाओं का रिस्पॉन्स है वो बहुत ही बेहतर है। इसमें जो महिलाओं की जो संख्या आज जो मैं मूवी में देखने को मिल रही है वो बेहतर है और मूवीज़ के कंपैरिजन में, और स्पेशली जो फीमेल जो है वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और जो कल जो शोज़ रहेंगे, तो मैंने यहाँ पे जब बातचीत की यहाँ पे जो भी मैनेजर्स हैं, उन्होंने कहा कि कल का जो रिस्पांस है, जो कल की बुकिंग्स है वो भी बेहतर रहने वाली है। उसी तरीके से प्राची बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए केरला स्टोरी को लेकर लगातार प्रतिक्रिया जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मणिपुर में हुई हिंसा ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। 8 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद है, तो वहीं धारा 144 लागू कर दी गई। राज्य में आने वाले ट्रेनों पर ब्रेक लगा दिए गए हैं, तो वहीं सरकार ने उपद्रवियों को देखते हुए गोली मारने के आदेश भी जारी किए। इसके अलावा बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसी के चलते गृह मंत्री अमित शाह ने अपना कर्नाटक दौरा भी रद्द कर दिया। शुक्रवार को पुलिस ने बताया कि मैतेई आरक्षण विवाद को लेकर भड़की हिंसा के बाद अब यहां हालात नियंत्रण में है। 8 जिलों में कर्फ्यू जारी है। सेना के 55 कॉलम और असम राइफल्स की टुकड़ी तैनात कर दी गई। हिंसा में अब तक कुछ लोगों के मारे जाने की सूचना आ रही है सामने। हालांकि इसे लेकर अब तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई। अब तक राज्य में 10,000 लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया। तो वहीं मेघालय की राजधानी शिलोंग में भी कुकी और मैतेई समुदाय के कॉलेज स्टूडेंट्स में झड़प देखने को मिली। बताया जा रहा है कि दोनों समुदाय के बीच मारपीट भी हुई। पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया। तो देखिए, आदिवासियों के प्रदर्शन के बाद ये हिंसा देखने को मिली। 8 जिलों में कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, धारा 144 लागू कर दी गई है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी किए। भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। तो क्या है हिंसा की वजह? यहाँ एसटी का दर्जा रखने वाले लोग ही जमीन खरीद सकते हैं। ऐसी ये जो हिंसा हुई है उसकी वजह ये बताई जा रही है कि अब मैतेई लोगों को एसटी का दर्जा दिया तो वे आदिवासी इलाकों में बसने लगेंगे और आदिवासी इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन नहीं थमा, उसको लेकर ये हिंसा हुई, झड़प देखने को मिली और उसके बाद दंगाइयों को देखते हुए गोली मारने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। और आदिवासियों को ये चीज़ मंजूर नहीं है, इसके चलते ये हिंसा हुई है। तो ये पूरी वजह है इस पूरी हिंसा की जो कि मणिपुर में देखने को मिली। तो 8 जिलों में इसके चलते कर्फ्यू कर दिया गया, इंटरनेट, मोबाइल और ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आर्मी की 55 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता कनिका। देखिए, 8 जिलों में कर्फ्यू और जो ये वजह बताई जा रही है हिंसा की, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मानी जा रही है और आदिवासी इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब वहां पर स्थिति कैसी बनी हुई है और क्या कुछ इसका ऑल्टरनेटिव अब निकाला जा रहा है? देखिए, बिल्कुल हादसा जिस तरह से मणिपुर में जो मौजूदा स्थिति है, जिस तरह से वहाँ पे दंगे भड़क रहे हैं, तमाम लोग जो है वहाँ पे परेशान है। इसके बीच जो है वहाँ पे कल बुधवार को देर रात जो है मणिपुर सरकार ने शूट एंड साइट का ऑर्डर भी रिलीज किया, जिसको लेकर एक बार फिर से जो है राजनीति गलियारों में एक माहौल जो है वो भड़कता दिखाई दे रहा है। जब मणिपुर सरकार ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया तो उसके बाद तमाम पार्टियों ने इसका विरोध भी किया। लगातार जो है कांग्रेस पार्टी हो, तमाम अन्य पार्टी हो, वो जो है सरकार से ये अपील कर रही है कि कहीं ना कहीं मणिपुर में जो है जिस तरह से स्थिति चल रही है उसको देखते हुए राष्ट्रीय प्रशासन लगाने की जरूरत है। आज जो है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुलेश ने भी ये मांग की है सरकार से
कि मणिपुर की स्थिति को देखते हुए वहाँ पे तुरंत जो है राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। वहीं आरजेडी की प्रमुख संसद जो है उन्होंने भी ये मांग करी है, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। जिस तरह हिसाब से मणिपुर में स्थिति चल रही है उसको मद्देनजर देखते हुए और जिस तरह सरकार ने स्टूडेंट साइट का ऑडिट दिया है, उन सभी चीजों को देखते हुए जो है लगातार विपक्षी पार्टी जो है सरकार से मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाने की मांग कर रही है। कनिका, ये पूरी स्थिति आपने बता दी वहाँ का किस तरह का माहौल है, लेकिन जो इस हिंसा के सामने जो वजह आ रही है सामने, अब उसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, चाहे वो विपक्षी दल हो चाहे वो सरकार हो, लेकिन अब किस तरह का वहाँ पर माहौल देखा जा सकता है। कनिका, बीच में रुकना आपको चाहूँगी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद कनिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आदिवासियों के प्रदर्शन के बाद ये हिंसा थमी, उसके बाद 8 जिलों में कर्फ्यू जारी कर दिया गया, इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। मणिपुर पर हिंसा को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान सामने आया। श्रीनेत ने पीएम मोदी और गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर्नाटक में वोटों की राजनीति करने में व्यस्त हैं। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हिंसा ने इतना उग्र रूप ले लिया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है और इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने गवर्नर को अधिकृत कर दिया शूट एट साइट ऑर्डर के, मतलब जहां देखो वहां गोली मार दो। ये 2023 का भारत है जहां पर एक राज्य जल रहा है और शूट एट साइट के ऑर्डर है। मणिपुर की ध्वस्त व्यवस्था के चलते वहां के मंत्री, वहां के विधायक, खुद ओलंपियन और भाजपा की राज्यसभा सांसद रह चुकी मैरी कॉम हाथ जोड़ के दुहाई कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, हमारा प्रदेश जल रहा है, उसको जलने से बचा लीजिए, खत्म होने से बचा लीजिए। लेकिन इस देश की विडंबना है और दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर्नाटका में इतने व्यस्त हैं, वोट की राजनीति में इतने व्यस्त हैं कि मणिपुर जल के स्वाहा हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको मतलब सिर्फ वोट से है, वोट वोट और वोट। लेकिन आज सवाल पूछना पड़ेगा और सवाल पूछना जरूरी है। मणिपुर में दंगे पूरी तरह से सांप्रदायिक हो चुके हैं। धार्मिक संस्थानों पर हमला हो रहा है, लोगों पर हमला हो रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है, अगजनी के मामले सामने आ रहे हैं, संपत्ति जलकर स्वाहा हुई जा रही है। क्या कोई नैतिकता नहीं है प्रधानमंत्री मोदी आपकी और गृह मंत्री अमित शाह की कि आप अपना सारा अटेंशन मणिपुर पर दीजिए? इसी के साथ आज के लिए बिग 3 में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सच पे धड़क।